नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद राजेश मौर्य के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जनरल एग्रीकल्चर के लाए हैं क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सबके लिए। यानी एक एक क्वेश्चन समझ लीजिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने छाट के बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं, तो इसको आप जरूर अच्छे से देखिए वीडियो और नोट्स बनाइए और अच्छे से तैयार करिए। तो हमारे कुछ एग्रोनॉमी के क्वेश्चन प्लस हार्टिकल्चर नहीं, सभी सब्जेक्ट के कुछ ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बता दें, हमारा यूट्यूब चैनल इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और ये जरूर बताइए कि आप सबको ये लेक्चर कैसा लगा। तो पहला क्वेश्चन आ जाता है, हम देखते हैं डीसकरिंग की क्रिया की जाती है। क्या डीसकरिंग? क्या हम करें? डीसकरिंग। इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हैं डीसकरिंग की क्रिया की जाती है। अब ये पूछ रहा कि किस फसल में डीसकरिंग की क्रिया की जाती है, यानी कौन कौन सी फसल या क्रॉप होती है जिनमें हम डीसकरिंग की क्रिया करते हैं। अब डीसकरिंग होता क्या, ये भी हम आप सबको बताता हूँ। किस किस फसल में की जाती है ये भी आप सबको बता रहे हैं। तो डीसकरिंग की क्रिया की जाती है तंबाकू, केला, इसमें की जाती है। तंबाकू और केला में की जाती है। अब होता क्या है डीसकरिंग? हम सब देखे होंगे क्रॉप जब लगाते हैं या फसल की प्लांटिंग करते हैं, रोपाई करते हैं या बुआई करते हैं, जो भी करते हैं, तो देखे होंगे कुछ फसल क्या होता है जो मतलब काफी वीक होता है। क्या होता है? काफी वीक होता है, उसमें बीमारी लग जाती है और पौधा खराब होने लगता है। अगर किसी पौधे में बीमारी लग जाती है, खराब होने लगता है, किसी कारणवश वो खराब होता है, तो जो उसके आसपास भी पौधे रहते हैं उनको वो धीरे धीरे संक्रमित कर देता है, यानी इन्फेक्शन उसमें भी पहुंचा देता है। तो चाहे हम अगर तंबाकू की फसल कर रहे हैं या केला की क्रॉप कर रहे हैं, तो दोनों में क्या यानी फसल के लिए हानि पहुंचाता है। तो इसमें ये होता है कि अवांछित सकर्ष को हटाने की क्रिया को हम डीसकरिंग कहते हैं। किसको? अवांछित सकर्ष को हटाने की क्रिया को हम डीसकरिंग कहते हैं। तो ये हम इसकी परिभाषा भी देख लेते हैं। अवांछित सकर को अवांछित सकर्ष को हटाने की क्रिया को डीसकरिंग कहते हैं। डीसकरिंग कहते हैं। तो ये आप जरूर ध्यान रखना, क्या कहा जाता है? अवांछित सकर्ष को हटाने की क्रिया को डीसकरिंग। अवांछित मतलब होता है जो खराब होते हैं, पेड़ पौधे जिनके रोपाई या प्लांटिंग कर देते हैं। देखते हैं कि हमारे कुछ फसल जो अच्छा ग्रो करता है, कुछ फसल बहुत डीप होते हैं, बहुत वीक होते हैं, वो क्या मरने के कारण, तो उसको हम हटा देते हैं, मतलब उसको वहां से निकाल देते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं? अवांछित बोलते हैं। तो अवांछित सकर्ष को हटाने की क्रिया को हम डीसकरिंग कहते हैं। किसमें किया जाता है? तंबाकू और केला में किया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आप इसको जरूर ध्यान रखना, जो पूछा जा सकता है किसी भी पेपर में। और आगे हम देखते हैं शीर्ष कर्तन या जिसे हम बोलते हैं टपिंग, किस फसल से संबंधित है? शीर्ष कर्तन जिसे हम क्या बोलते हैं? टपिंग, किस फसल से संबंधित है? यानी शीर्ष कर्तन या टपिंग। अब ये क्या होता है शीर्ष कर्तन या टपिंग? इसको भी हम आप सबको बताएंगे। पहले देख लेते हैं किससे संबंधित। तो तंबाकू से संबंधित। किससे? टोबैको या तंबाकू। अब होता क्या है? शीर्ष कर्तन मतलब जो हमारा ऊपरी पौधा है, ऐसे मानते लेते हैं पौधा एक प्लांट है। क्या? पौधा या प्लांट है, एक ग्राउंड हो गया। अब हम देखते हैं कुछ जाके यहाँ पर ऊपरी पत्तियां बनी रहती। क्या? पत्तियां लगी रहती है, कलिकाएं ऐसे ऊपर जाके इसमें पत्तियां कलिकाएं ऐसे बनी रहती हैं। तो मतलब क्या होता है? टपिंग मतलब शीर्ष कर्तन है। इसके ऊपरी भाग को यहाँ से हम काट देते, क्या कर देते? काट देते, यानी शीर्ष कलिका या ऊपरी जो शीर्ष कर्तन मतलब
शीर्ष करते मतलब जो सबसे ऊपरी भाग होता है उसको हम काट देते हैं, रिमूव कर देते हैं, हल्का सा काट देते हैं। तो इसी क्रिया को हम क्या बोला जाता है, टपिंग या टपिंग या शीर्ष कर्तन बोला जाता है। अब काटते क्यों है, ये भी एक रीजन हो सकता है क्यों काटते हैं। हम इसलिए काट देते हैं क्योंकि जो हमारी तंबाकू बनता है तब इसके पौधों की पत्ती यानी तंबाकू की जो पौधे उसकी पत्तियों से बनाया जाता है। तो अगर हम काट देंगे तो यहाँ पर जो पत्तियां हमारी रहती है इनमें क्वालिटी अच्छा हो जाएगा, यानी अच्छी तरीके से पत्तियां मैच हो, यानी ऊपर ग्रो नहीं करेगा तो हमारी जो भूमि के न्यूट्रिएंट या पोषक तत्व होंगे इसको ये पौधे को ज्यादा दिन एब्जॉर्ब करेंगे, लेकिन तो ये आगे ग्रो नहीं करेगा। तो इसी में जितना भी न्यूट्रिएंट या पोषक तत्व एब्जॉर्ब करेंगे पौधे की पत्तियों की क्वालिटी अच्छी होती है, क्योंकि तंबाकू किससे बनाया जाता है, पत्तियों से ही बनाया जाता है, तंबाकू के पौधे जो होते हैं उनकी पत्तियों से। तो इसीलिए इसमें टपिंग की क्रिया करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण ध्यान रखना कि टपिंग या शीर्ष कर्तन की क्रिया किसमें की जाती है, तंबाकू में। किसमें की जाती है, तंबाकू में की जाती है। डिसएग्री हमने आप सबको बता दिया क्या होता है, किस किस फसल में की जाती है। और हम आगे देखते हैं प्राइमिंग किस फसल से संबंधित, ये भी प्राइमिंग किस फसल से संबंधित है। संबंधित है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। यानी प्राइमिंग किस फसल से, तो ये भी हमारा किससे, तंबाकू से संबंधित है। तो प्राइमिंग की क्रिया किससे संबंधित हो जाएगा, तंबाकू से संबंधित है। अब ये क्या होता है, प्राइमिंग ये होता है जैसे एक बार हम टपिंग कर देते हैं तो अगर मानते हैं कटाई हल्का सा शीर्ष कर, तो उसके कुछ दिन बाद तो उसमें और कटाई निकलने लगती है, तो उसको दोबारा उसी पर हम रिमूव कर देते हैं, दोबारा फिर हम काट देते हैं। तो उसी क्रिया को क्या बोला जाता है, प्राइमिंग। तो प्राइमिंग की क्रिया किसमें की जाती है, तंबाकू या टोबैको में की जाती है, इतना ध्यान रखना। अब आ जाता है कि तंबाकू की बीज दर प्रति हेक्टेयर कितनी होती है। तंबाकू की बीज दर प्रति हेक्टेयर कितनी होती है। तो तंबाकू की बीज दर प्रति हेक्टेयर कितनी होती है, 100 से 120 ग्राम, या इसको हम लिख सकते हैं 100 से 150 ग्राम भी मान लेते हैं। चलिए 100 से 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर। तो 100 से 150 ग्राम हो जाएगा, या 100 से 120 ग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। इन दोनों के रेंज में आएगा, तो कोई जो भी रेंज में आएगा अगर सही बताओ तो उसको हम आंसर लिख सकते हैं, बता सकते हैं। अब आता है कि तंबाकू के 1 हेक्टेयर की रोपाई के लिए कितने वर्ग मीटर में हम नर्सरी डालते हैं। अगर मानते हैं हम कितने एरिया में नर्सरी डालेंगे अगर हमें 1 हेक्टेयर की रोपाई करना है। तंबाकू के 1 हेक्टेयर की रोपाई के लिए कितने वर्ग मीटर में नर्सरी डालते हैं। अब तंबाकू के 1 हेक्टेयर की रोपाई के लिए हम कितने वर्ग मीटर में नर्सरी, यानी 1 हेक्टेयर है उसकी हमें रोपाई करना, तो कितने वर्ग मीटर में हम नर्सरी डालेंगे। तो 1/100 हेक्टेयर, 1/100 हेक्टेयर। तो ये ध्यान रखा, यानी 1 हेक्टेयर की रोपाई के लिए कितने वर्ग मीटर में नर्सरी डालते हैं, तो 1/100 हेक्टेयर हो जाएगा। तो ये आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसे हम दोबारा एक रिपीट करें, डिसक्रिन की क्रिया किसमें, तंबाकू अकेला दोनों में की जाती है। अवांछित शक्कर को हटाने की क्रिया को हम डिसक्रिन कहते हैं। शीर्ष कर्तन या टपिंग की क्रिया किस फसल से संबंधित है, तंबाकू से संबंधित है। प्राइमिंग किस फसल से संबंधित है, तो तंबाकू से संबंधित है। तंबाकू की बीज दर प्रति हेक्टेयर कितनी होती है, 100 से 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर होती है।
तंबाकू के 1 हेक्टेयर की रोपाई के लिए कितने वर्ग मीटर में नर्सरी डालते? तो 1/100 हेक्टेयर में नर्सरी डाला जाता है। और हम आगे देखते हैं, तंबाकू की दोस्त निकोटियाना टोबैकम, निकोटियाना रस्टिका। अब आ जाता है कि तंबाकू की दो स्पीशीज, उसकी खेती भारत के कितने % क्षेत्रफल पर की जाती है? तो दोनों के बारे में देख लेते हैं। निकोटियाना टोबैकम, टोबैकम भारत में कितने प्रतिशत निकोटियाना टोबैकम भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती की जाती है? तो निकोटियाना टोबैकम जो होता है, क्या होता है? निकोटियाना टोबैकम जो तंबाकू होता है उसका भारत में कितने % क्षेत्रफल पर उसकी हम खेती करते हैं? तो 89%। ये ध्यान रखना, कितने % क्षेत्रफल पर उसकी खेती की जाती है? तो 89% क्षेत्रफल पर निकोटियाना टोबैकम में भारत में उसकी खेती की जाती है। अब दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, निकोटियाना रस्टिका जो तो वो भारत में उसकी कितने % क्षेत्रफल पर खेती की जाती है? निकोटियाना रस्टिका निकोटियाना रस्टिका तंबाकू, निकोटियाना रस्टिका तंबाकू भारत में कितने %? निकोटियाना रस्टिका तंबाकू भारत में कितने % क्षेत्रफल पर खेती की जाती है? तो निकोटियाना रस्टिका तंबाकू जो होता है, क्या निकोटियाना रस्टिका तंबाकू होता है वो भारत में कितने % क्षेत्रफल पर इसकी खेती की जाती है? तो 11%। कितने % क्षेत्रफल पर इसकी खेती? तो 11% क्षेत्रफल पर इसकी खेती की जाती है। अब आ जाता है अगला क्वेश्चन, निपानी क्षेत्र किस प्रकार के तंबाकू के लिए प्रसिद्ध है? निपानी जो एरिया है झांसी के अंतर्गत है, वो किस यानी निपानी क्षेत्र किस प्रकार के तंबाकू के लिए प्रसिद्ध है? निपानी क्षेत्र किस प्रकार के तंबाकू के लिए प्रसिद्ध है? क्या ये निपानी क्षेत्र किस प्रकार के तंबाकू के लिए प्रसिद्ध है? जो निपानी एरिया और किस वहां पर सबसे अधिक कौन सी तंबाकू का उत्पादन होता है? तो जब बीड़ी तंबाकू, बीड़ी तंबाकू के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बीड़ी तंबाकू के लिए प्रसिद्ध है। अब हम आगे देखते हैं, सिगरेट तंबाकू में कितने % निकोटीन की मात्रा पाई जाती है? निकोटीन जो होता है तंबाकू में स्वाद यानी टेस्ट लाता है, तो पूछा जा सकता है निकोटीन किसमें पाई जाती है? तंबाकू में पाई जाती है। अब सिगरेट जो तंबाकू तो उसमें निकोटीन की मात्रा कितनी होती है? सिगरेट तंबाकू में निकोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है?
सिगरेट तंबाकू में निकोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो सिगरेट जो तंबाकू होता है उसमें निकोटीन की मात्रा जो पाई जाती है 1 से 2%। कितनी पाई जाती है? 1 से 2% पाई जाती है। और अब हम आगे देखते हैं सिगरेट तंबाकू के लिए एनपीके की मात्रा कितनी होनी चाहिए। सिगरेट जो तंबाकू होता है उसमें एनपीके की मात्रा, एनपीके नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास की मात्रा कितनी हम प्रयोग करते हैं? सिगरेट तंबाकू के लिए एनपीके, सिगरेट तंबाकू के लिए एनपीके की मात्रा होनी चाहिए सिगरेट तंबाकू के लिए एनपीके की मात्रा कितनी होनी चाहिए, ये भी महत्वपूर्ण होता है। तो 20-50-50 किलोग्राम, 20-50-50 किलोग्राम, ये ध्यान रखना। सिगरेट तंबाकू के लिए एनपीके की मात्रा कितनी? 20-50-50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। अब ये तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक तंबाकू उत्पादन करने वाले जनपद या जिला कौन सा होता है? यानी उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जहां सबसे अधिक तंबाकू का उत्पादन होता है? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक तंबाकू उत्पादन करने वाला जिला उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक तंबाकू उत्पादन करने वाला जिला तो कौन सा? जो फर्रुखाबाद। कौन सा जिला हो जाएगा? फर्रुखाबाद हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो सबसे अधिक तंबाकू का उत्पादन करता है? फर्रुखाबाद जिला। अब एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं। निकोटियाना टोबैकम जो होता है भारत में, निकोटियाना टोबैकम जो तंबाकू होता है 2 स्पीशीज आती है, उसकी खेती भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर? 89%। निकोटियाना रस्टिका तंबाकू भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर? 11% क्षेत्रफल पर। नेपाली क्षेत्र किस प्रकार के तंबाकू के लिए प्रसिद्ध? बीड़ी तंबाकू। किसके लिए? बीड़ी तंबाकू के लिए प्रसिद्ध है। सिगरेट तंबाकू में निकोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है? 1 से 2% होता है। सिगरेट तंबाकू के लिए एनपीके की मात्रा कितनी होनी चाहिए? सिगरेट जो तंबाकू एनपीके 20-50-50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। यूपी में सबसे अधिक तंबाकू उत्पादन करने वाला जिला कौन सा? यानी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक तंबाकू उत्पादन करने वाला जिला कौन सा हो जाए? तो फर्रुखाबाद। कौन सा? फर्रुखाबाद हो जाएगा। तो इधर आप अच्छे से नोट बनाइए और अच्छे से तैयार करिए। अब हम देख लेते हैं एलिमेंट के बारे में, कुछ तत्व के बारे में आप सबको बता रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बेसिक तत्व कौन सा होता है? आधारीय तत्व। क्या हो जाएगा? बेसिक एलिमेंट। बेसिक एलिमेंट जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं? आधारीय तत्व।
क्या बोलते हैं, आधारीय तत्व। अब बेसिक एलिमेंट या आधारीय तत्व कौन से होते हैं, CHO, CHO, जिसे क्या बोला जाता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्या बोला जाता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यानी आधारीय तत्व अगर कौन से पूछ लेता तो कौन से हमारे बेसिक तत्व या आधारीय तत्व एलिमेंट हमारे, तो कौन सा हो जाएगा, CHO, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। उसके बाद तो प्राइमरी एलिमेंट, प्राइमरी एलिमेंट जिसे हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक तत्व। क्या हो जाए, प्राइमरी एलिमेंट या प्राथमिक तत्व। अब प्राइमरी एलिमेंट या प्राथमिक तत्व कौन सा हो जाए, NPK, NPK। NPK मतलब क्या हो जाए, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस या पोटास हो जाएगा, पूछा जा सकता है। अब ये क्वेश्चन यहां से बनते हैं कि पौधों के लिए सबसे आवश्यक तत्व कौन सा होता है, या पौधों का सबसे मुख्य तत्व कौन सा होता है, इसको भी देख लेते हैं। पौधों का सबसे मुख्य तत्व कौन सा होता है, तो पौधों का सबसे मुख्य एलिमेंट या सबसे मुख्य तत्व कौन सा हमारा हो जाए, NPK। ये ध्यान, यही होगा, NPK, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास माना जाता है। क्या माना जाता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। उसका अंदर जाता है सेकेंडरी एलिमेंट, यानी द्वितीयक तत्व। सेकेंडरी एलिमेंट जिसे हम क्या कहते हैं, द्वितीयक तत्व। सेकेंडरी एलिमेंट या द्वितीय तत्व कौन सा हो जाएगा, तो हमारा हो जाए कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर हो जाएगा, यानी सेकेंडरी एलिमेंट या द्वितीय तत्व कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर हो जाएगा। और हम आगे देखते हैं। अब ये था सूक्ष्म एलिमेंट यानी माइक्रो तत्व, माइक्रो एलिमेंट यानी जिससे सॉरी सूक्ष्म तत्व, और इंग्लिश में बोला जाता है माइक्रो एलिमेंट। माइक्रो एलिमेंट ये जिसे हम कहते हैं सूक्ष्म तत्व। अब सूक्ष्म तत्व कौन कौन से होते हैं, आयरन या मोलिब्डेनम, मैग्नीज, जिंक, कॉपर और बोरान। तो माइक्रो एलिमेंट या सूक्ष्म तत्व कौन से हो जाए, आयरन, मोलिब्डेनम या मैग्नीज, जिंक, जस्ता, कॉपर और बोरान। ये हमारे सूक्ष्म एलिमेंट या सूक्ष्म तत्व या माइक्रो एलिमेंट कहे जाते हैं। अब आ जाता है बेनिफिशियल एलिमेंट यानी लाभदायक तत्व। बेनिफिशियल एलिमेंट जिसे हम क्या कहते हैं, लाभदायक तत्व। तो लाभदायक तत्व हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, सोडियम, बेरिलियम और कोबाल्ट। इसको हम लिख देते हैं सोडियम, बेरिलियम, सोडियम, बेरिलियम और कोबाल्ट। तो ये हमारे लाभदायक तत्व कौन सा, बेनिफिशियल एलिमेंट या लाभदायक तत्व सोडियम, बेरिलियम और कोबाल्ट हो जाए। क्या हो जाएगा,
सोडियम, बेरिलियम और कोबाल्ट हो जाए। तो ये हमारे एलिमेंट जो थे हमने आप सबको बहुत अच्छी तरीके से बताया, इसको आप जरूर अच्छे से पढ़िए और ये नोट्स बनाइए प्रॉपर और तैयार करिए। और हम आगे देखते हैं, पौधों का लगभग कितना प्रतिशत भाग मिलाकर, पौधों का लगभग कितना प्रतिशत भाग CH2 मिलाकर बनाते हैं, यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाकर पौधों का लगभग कितना प्रतिशत भाग बनाते हैं, इसको देख लेते हैं। पौधों का लगभग कितना प्रतिशत भाग पौधों का लगभग कितना प्रतिशत भाग CH2 से बनता है या बना होता है, CH2 से बना होता है। यानी पौधों का लगभग कितना प्रतिशत भाग CH2 से बना होता है, तो 95%, ये ध्यान रखना, 95%। तो पौधों का लगभग कितना प्रतिशत भाग, यानी 95% भाग जो होते हैं CH2 यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। यानी जो हमारे पौधे होते हैं उनका लगभग 95% भाग इन्हीं से बना, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। तो एक बार दोबारा हम रिवाइज कर देते हैं आप सबको। बेसिक एलिमेंट मतलब आधारीय तत्व कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन CH2। प्राइमरी एलिमेंट मतलब प्राथमिक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश यानी NPK। पौधों का सबसे मुख्य तत्व कौन सा होता है, तो NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। सेकेंडरी एलिमेंट या द्वितीय तत्व कौन सा होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर CaMgSs। माइक्रो एलिमेंट यानी सूक्ष्म तत्व आयरन, मोलिब्डेनम, मैंगनीज, जिंक, कॉपर, बोरान। लाभदायक तत्व बेनिफिशियल एलिमेंट सोडियम, बेरिलियम और कोबाल्ट। पौधों का लगभग कितने प्रतिशत भाग CH2 से बना होता है, 95%। कितना हो जाएगा, 95% भाग CH2 से बना होता है। अब यह तो सूक्ष्म तत्व का और किस नाम से जाना जाता है, सूक्ष्म तत्व को और किस नाम से जाना जाता है, यानी सूक्ष्म तत्व को और किस नाम से जाना जाता है, तो विरल तत्व के नाम से जाना जाता है, विरल तत्व। तो ये ध्यान रखना, सूक्ष्म तत्व को और किस नाम से जाना जाता है, विरल तत्व के नाम से जाना जाता है। अब या तो भारतीय मृदा में लगभग कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाई जाती है, जो इंडियन सॉइल होता है उसमें नाइट्रोजन कंटेंट कितना पाया जाता है, भारतीय मृदा में लगभग कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है, जो इंडियन सॉइल होता है उसमें नाइट्रोजन कंटेंट कितना पाया जाता है, तो 0.03 से 0.07%। 0.03 से 0.07%।
अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कंटेंट कितना होता है? वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी पाई जाती है? पाई जाती है। तो हमारा एटमॉस्फेयर हो तो उसमें नाइट्रोजन कितना पाया जाता है? तो इसमें 78 कहीं कहीं या 79 अथवा 79% दोनों ध्यान रखना। कहीं कहीं 78 देता तो कहीं कहीं 79 देता, तो दोनों हमें पता होना चाहिए। वायुमंडल में नाइट्रोजन कंटेंट 78 या 79%। अगर भारतीय इंडियन साइज में पूछ लेता 0.03 से 0.07% पाया जाता है। और हम आगे देखते हैं, नाइट्रोजन की जो कमी के लक्षण होते पौधों पर कहाँ दिखाई देते हैं? अगर मानते हैं कि हमें जो हमने फसल की बुआई की है उसमें नाइट्रोजन की कमी हो गई है, क्या नाइट्रोजन की कमी हो गई है उस मृदा में, तो कहाँ पर उनके सिम्टम यानी लक्षण दिखाई देते हैं? ऊपरी भाग पर पौधों के निचली सतह पर, या बीच में, या दोनों जगह पर, पूरे पौधे पर, तो कहाँ पर दिखाई देते हैं? इसको हम देखते हैं। नाइट्रोजन की कमी के लक्षण पौधों पर कहाँ दिखाई देते हैं? इन्हें नाइट्रोजन की जो कमी होती है, डिफिशियंसी हो जाती है पौधों में, तो उसके लक्षण कहाँ पर दिखाई देते हैं? ऊपरी तथा निचली पत्तियों पर दिखाई देते हैं। ऊपरी तथा निचली पत्तियों पर। तो ये ध्यान रखना, कहाँ पर दिखाई देते? ऊपरी तथा निचली पत्तियों पर, दोनों जगह दिखाई देते हैं। अब आगे देखते हैं, अब तक की नाइट्रोजन की कमी के कारण पत्तियों किस आकार की, मतलब पीली पड़ जाती है। नाइट्रोजन की कमी के कारण जो होता है पौधों की पत्तियां किस आकार की हो जाती है, किस आकार की पीली पड़ती है? अगर जो उन पे इफेक्ट होता है पीली पड़ जाती है अधिकतर, तो किस आकार की पीली पड़ती है? नाइट्रोजन की कमी के लक्षण या नाइट्रोजन की कमी के कारण पत्तियां किस आकार की पीली पड़ जाती हैं? तो बी आकार की। कैसे? बी आकार की। अब हम देख लेते हैं लीफ जैसे। एक बार हम आप सबको पूरा स्ट्रक्चर, संरचना स्ट्रक्चर द्वारा आप सबको बता दे रहे हैं। जैसे हमारी पौधों की पत्तियां मान लेते हैं, पौधों की पत्तियां, अब इसमें से सिराएं हैं, क्या सिराएं हैं? अब इसमें बी आकार, यानी जो येलो होती है बी आकार, ऐसे पीली पड़ जाती है। इसी आकार की पत्तियां यहाँ पर पीला पड़ जाता है। तो यही बी आकार की पत्तियां जो होती है पीली पड़ जाती है। कैसे? बी आकार की पत्तियां पीली पड़ जाती। तो ये ध्यान रखना, किस आकार की? यही वी शेप की पीली पड़ जाती है, बी आकार की।
यानी बी आकार की पत्तियां पीली पड़ जाती है। नाइट्रोजन की अगर कमी होता है तो अधिकतर पत्तियां येलो कलर की हो जाती है। कैसे येलो या पीली कलर की हो जाती है। तो ये आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था जो आज का हमारा लेक्चर था। और ये आप जरूर बताइए कि आप सबको यानी कैसे आप सबको क्वेश्चन लगे, मतलब महत्वपूर्ण है कि नहीं है, और लेक्चर आप सबको कैसा लगा ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और हमारे मैंने वीडियो बंद करने से पहले आप सबको ये बता दें कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। जो आपके दोस्त यार हैं उनके पास अगर मानते दिक्कत है, पैसे की प्रॉब्लम, अगर वो मानते हैं किसी कारणवश पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, पैसे की आजकल समझ लीजिए लॉकडाउन की वजह से सब जगह दिक्कत है। बहुत बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, हम सब स्टूडेंट जो भी इस समय पढ़ाई करते समझ लीजिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है पैसे की। तो जिनके पास अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो हमारे चैनल के माध्यम से अच्छे से अपना एग्रीकल्चर पढ़ सकते हैं। और जीएस भी हम आप सबको कोशिश कर रहे हैं कि जीएस भी आप सबको अच्छे से प्रोवाइड करा सके, और जो भी सब्जेक्ट होगा एग्रीकल्चर से संबंधित उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे आप सबको उपलब्ध कराने की। तो हमारा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जरूर हमारा सहयोग करिए, हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आप सब कमेंट करिए, जिससे हमें पता चलता है कि आप सबको मतलब लेक्चर कैसा लग रहा है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।